साथियों, आज डॉक्टर राज शेखावत जी के चुनाव प्रचार के लिए आप लोगों के बीच में राजस्थान में झुंझुनू में बॉम्बे से आया। कल बॉम्बे में कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम करके सवेरे वहां से निकला। जयपुर के एयरपोर्ट पर आकर एयरपोर्ट से सीधा आपके झुंझुनू में आया। साथियों, मैं बामसेफ जो संगठन है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जिसका 32 राज्यों में संगठन कार्यरत है। दूसरा, आंदोलन करने के लिए हमने एक संगठन बनाया है। उस संगठन का नाम है भारत मुक्ति मोर्चा। कुछ लोगों को ये भ्रांति होती है कि जब भारत अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त हो गया तो फिर दोबारा मुक्त करने की क्या जरूरत है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। डीएनए के अनुसार ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो गया कि जिन लोगों का डीएनए विदेशी लोगों से मिला हुआ है, उन्हीं लोगों का आज भारत पर कब्जा है, नियंत्रण है अंग्रेजों की तरह। तो इसलिए भारत को मुक्त करने की अभी भी आवश्यकता है, और इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर बनाया हुआ संगठन है, आंदोलन करने के लिए बनाया हुआ संगठन है। बहुजन मुक्ति पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के 85% लोगों का संगठन है। और अब क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय स्तर के नेता राज शेखावत जी, वो भी इस आंदोलन में सहभागी हो गए हैं। तो मैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और उनका समर्थन करने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए आज यहां झुंझुनू में राजस्थान में आया। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी आप लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा झुंझुनू में। हो सकता है नया नाम कुछ लोगों को लगता होगा, मगर ये पार्टी सारे देश भर में 625 जिलों में कार्यरत है। 750 से ज्यादा जिले हैं, उसमें 625 जिलों में कार्यरत है। आपको ये सुनकर भी थोड़ी हैरानी हो सकती है कि ये पार्टी केवल झुंझुनू में चुनाव नहीं लड़ रही है। 543 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें 200 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2-4 सीटों पर नहीं, 200 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसी तरह से बहुजन मुक्ति पार्टी भी 32 राज्यों में कार्यरत पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है चुनाव आयोग के द्वारा।
ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। और सारे देश भर में क्षत्रिय समाज के लोग जिस तरह से डॉक्टर राज शेखावत जी इस आंदोलन के साथ जुड़ गए हैं, अभी बिहार से भी लोग क्षत्रिय समाज के जुड़ गए, उत्तर प्रदेश से भी जुड़ गए, महाराष्ट्र से भी जुड़ गए, बंगाल से भी जुड़ गए, कई और राज्य हैं जहां से जुड़ना शुरू हो गया है। तो आने वाले समय में ये क्षत्रिय समाज की महत्वपूर्ण पार्टी होगी, ये क्षत्रिय समाज की भी पार्टी होगी। और क्षत्रिय समाज के लोगों को गौरव लगेगा कि ये हमारी पार्टी, ऐसा उनको लगेगा कि ये हमारी पार्टी। मैं एक मौलिक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं आज के मौके पर। केवल चुनावी बात और चुनावी भाषण करने के बजाय मैं इसको एक अवसर मानता हूं, अपॉर्चुनिटी मानता हूं, और इसकी तहत ये बात आपको बताना चाहता हूं। और चूंकि हमारा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं ना, ये सारे देश भर में ये जा रहा है। अभी सारे देश भर में मेरी बात लोग सुन रहे हैं, तो इसलिए ये बात मैं खास तौर पर बताना चाहता हूं कि जो 3.5% लोग हैं जो भारतीय नहीं है, विदेश से आए हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी बनाई, उन लोगों ने कांग्रेस बनाई। तो जिन लोगों ने पार्टी बनाई, उन लोगों ने, जो इस देश के मूल निवासी नाग लोग थे, नाग लोगों में से क्षत्रिय वर्ण का निर्माण हुआ। तो जो भारत के क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं वो मूल रूप से नाग लोग हैं, भारत के मूल निवासी, जिसके महान प्रतापी राजा सम्राट अशोक थे, वो नाग खानदान के थे, उसी खानदान के लोग हैं भारत के क्षत्रिय। और इसलिए क्षत्रियों को उस गौरव के साथ, उस इतिहास के साथ जोड़ने का अवसर है, जोड़ने का मौका है। राज शेखावत जी उसमें बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। ये बात मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है। चुनाव में मान लो 10 कैंडिडेट खड़े हैं, 20 कैंडिडेट खड़े हैं, तो 20 लोग तो चुनाव जीतेंगे नहीं, एक ही जीतेगा। तो एक आदमी जीतेगा, 19 हारेंगे, तो हार जीत तो चुनाव में लगी रहती है। लड़ना जरूरी है, हार जीत तो चलती रहती है, लड़ना जरूरी है। के 2-3 हजार साल का इतिहास है, क्योंकि मेरा भी एक इतिहास है। वो इतिहास जिसका हम लोगों को हिस्टोरिकली प्रमाण चला, उसके आधार पर बोल रहा हूं, और हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि हमारे पुरखे भी नाग थे, राज शेखावत के पुरखे भी नाग थे, हमारे पुरखे भी नाग थे, राज शेखावत के पुरखे भी नाग थे। तो मैं यहां अपने भाई के लिए लड़ाई में समर्थन मांगने के लिए आया। साथियों, जिस तरह से देश में राज करने वाली पार्टियां राज कर रही है, उस हिसाब से भारत का जो संविधान है वो संविधान अमल में नहीं आ सकता। भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल अंग्रेजी का शब्द है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान का उद्देश्य।
तो भारत के संविधान का उद्देश्य पहले पन्ने पर लिखा हुआ है। राज शेखावत जी जब चुनकर जाएंगे तो उनको संसद के अंदर प्रवेश होने के बाद शपथ लेनी होगी, संविधान की शपथ लेनी होगी। तो संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है कि हम लोग, यानी मैं जब मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाने वाला व्यक्ति, उसको वहां शपथ लेनी होती है और शपथ में वो संविधान की शपथ लेता है, जो भी चुनकर जाता है, तो उसमें वो कहता है कि मुझे इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। ये भारत के संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है। संविधान के दूसरे, तीसरे, चौथे पन्ने पर छोड़ो, वो बात की बात है। पहले पन्ने पर संविधान का उद्देश्य लिखा है। इस उद्देश्य के लिए हम सब भारतीय लोग इकट्ठा आए। 6,500 जाति के टुकड़े हैं। जब अंग्रेज भारत में थे तो अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान दो टुकड़े किए थे। हिंदू और मुसलमान दो टुकड़े किए थे, मगर जिन लोगों ने यहाँ के मूल निवासी लोगों के 6,000 जाति के टुकड़े किए, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अंग्रेज भी उतने ज्यादा खराब लोग नहीं थे जितने ज्यादा खराब वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ के लोगों को 6,000 जाति के टुकड़ों में बांटा। ये बात समझने की है। अंग्रेजों ने तो केवल 2 टुकड़ों में बांटा था, मगर उन लोगों ने जो अपने आप को सारे देश का सुरमा मानते हैं, सारे देश का बड़ा मानते हैं और धार्मिक कार्य में अपने आप को सबसे ऊंचा मानते हैं, उन लोगों ने 6,000 जाति के टुकड़ों में लोगों को बांटा और समाज को 6,000 जाति के टुकड़ों में बांटने वाले लोगों ने इस देश को कमजोर करने का काम किया, सबसे ज्यादा कमजोर करने का काम किया। जिन लोगों ने इस देश को सबसे ज्यादा कमजोर करने का काम किया, वो लोग आजकल राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आजकल राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है उन लोगों से। राष्ट्रवाद की बात करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों से हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। साथियों, अभी उन लोगों की दिल्ली में सरकार है, उन लोगों की दिल्ली में सरकार है। आपको उदाहरण के लिए बता रहा, समझाने के लिए बता रहा, समझने की बात है। पाकिस्तान छोटा देश है, हमारे ही देश से टूटकर बना हुआ है। पाकिस्तान छोटा देश है, चाइना बहुत बड़ा है। चाइना जो है बहुत बड़ा देश है और ये बात आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान छोटा देश है, चाइना बहुत बड़ा देश है। तो भाजपा वाले जो लोग हैं ना, पाकिस्तान को जो छोटा देश है उसको धमकाते रहते हैं, उसको धमकाते रहते हैं। और चाइना के आगे पूछ हिलाते, पूछ हिलाते। पूछ कौन हिलाता है जानते हो ना? जब आप किसी के घर में जाते हो तो वहां पाला हुआ कुत्ता होता है। किसी घर में जाते हो ना, तो घर में पाला हुआ कुत्ता होता है। तो वो कुत्ता क्या करता है, वो आपके पास आकर पूछ हिलाता है।
हर कुत्ता ऐसा नहीं करता, मगर पाला हुआ कुत्ता ऐसा करता है। अब मैं पाला हुआ कुत्ता किसको कह रहा हूं? आपके जैसे समझदार लोगों को नाम लेने की जरूरत है क्या? देखो, ताली बजाकर आप लोगों को मालूम हो गया, आपको पता चल गया, बताने की भी जरूरत नहीं। तो इसलिए मैं उसका नाम लेकर अपनी जुबान खराब नहीं करना चाहता। वो आप लोग समझदार हो, आप लोगों को समझ में आ गया है। तो वो जो पाला हुआ कुत्ता है वो चाइना के सामने पूंछ हिलाने का काम करता है और पाकिस्तान के सामने जोर जोर से धमकाने का काम करते रहते हैं। साथियों, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि ये भाजपा के जो लोग हैं ना, इनकी फितरत ही ऐसी है, वो ताकतवर लोगों के सामने पूंछ हिलाते हैं और कमजोर लोगों के सामने जोर जोर से बातें करते हैं। इनकी फितरत को हम लोगों को समझने की जरूरत है, इसलिए मैं ये उदाहरण के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश में मौलिक रूप से जाति के आधार पर बनाया हुआ जो धर्म है, जिन लोगों ने भी ये धर्म बनाया, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, निश्चित रूप से जिन्होंने लोगों को, समाज को बांटा, उन्होंने देश को बांटा। जिन्होंने देश को बांटा वो डेली 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 अखबार में राष्ट्रवाद 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 केवल बातें करते रहते, राष्ट्रवाद 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 की केवल बातें करते रहते। उन लोगों ने देश को आंतरिक रूप से बांटकर कमजोर करने का काम किया। उन लोगों के चेहरे को समझने की जरूरत है, और अगर उन लोगों के चेहरे को आप समझ लेते हो तो उन्होंने नॉमिनेट किए हुए लोगों को हम लोगों को चुनकर देने की जरूरत नहीं है। भाजपा के जो लोग एमपी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भाजपा के उन लोगों के द्वारा जिन्होंने हमारे देश के 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, बांटने वाले लोगों ने उनको नॉमिनेट किया। अंग्रेजी का शब्द है नॉमिनेट, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है नामदारी। नॉमिनेट जो अंग्रेजी शब्द है उसका हिंदी में अर्थ होता है नामदारी। तो जो देश में जो लोग प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट करते हैं, वो नॉमिनेट किया हुआ आदमी कहता है मैं बैकवर्ड हूं, मेरी संख्या देश में 52% है, मगर जब गिनती करने का मामला आता है तो देश का प्रधानमंत्री गिनती करने के बारे में फैसला नहीं करता है। अगर मोदी जी को पूछो, मोदी जी देश में कुत्ते कितने हैं, तो मोदी जी कहते हैं कि कुत्तों की मेरे पास संख्या है, कुत्तों की मेरे पास संख्या है। मोदी जी को पूछो उन कुत्तों में सज्जन कुत्ते कितने हैं, तो मोदी जी कहते हैं कि मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि ना काटने वालों कुत्तों की संख्या कितनी है। सज्जन कुत्ते का मतलब है ना काटने वाले कुत्ते। एक तो काटने वाले कुत्ते होते हैं, एक ना काटने वाले कुत्ते होते हैं। तो आप सज्जन कुत्तों की संख्या पूछ रहे हैं, उसकी भी मेरे पास संख्या है, काटने वाले कुत्ते की भी संख्या है, जानवरों की मेरे पास संख्या है। अरे गांवों में रहने वाले जानवरों की छोड़ो, जंगल में रहने वाले जानवरों की संख्या मेरे पास है। मोदी जी को पूछो, मोदी जी आप पिछड़े वर्ग के हैं, अच्छा पिछड़े वर्ग की संख्या कितनी है? ये नहीं है, ये नहीं है। बाकी जंगल में रहने वाले जानवरों की है, मगर पिछड़े वर्ग की संख्या कितनी है
वो संख्या मेरे पास नहीं है। मोदी जी को पूछो क्यों नहीं है? जब जानवरों की संख्या आपके पास है तो पिछड़े वर्ग की संख्या क्यों नहीं है? तो वो कहेंगे ये नहीं बता सकता, क्योंकि जिन्होंने उनको नॉमिनेट किया, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो नॉमिनेट जो अंग्रेजी शब्द है उसका अर्थ होता है नामधारी। एक तो कामधारी होता है, काम करने वाला, और एक नामधारी होता है नाम के वास्ते। उनके पास पावर नहीं होता है, फैसले करने का अधिकार नहीं होता है, गिनती करने का अधिकार नहीं है। अरे अधिकार देना नहीं देना ये उसके बाद की बात है। आप गिनने के लिए तैयार नहीं हो, आप लोगों की गिनती करने के लिए तैयार नहीं हो, उनको हक और अधिकार देने की बात बहुत दूर की बात है। अरे उसकी गिनती तो करो, गिनती करने के लिए तैयार नहीं। साथियों, एक समय था इस देश में जो सारे देश भर में राज करने वाले जो लोग होते थे उनको लोग क्षत्रिय कहा करते थे। तो क्षत्रिय लोगों के राज हुआ करते थे, उनको राजा माना जाता था। तो लोकतंत्र में उनका राज तो समाप्त हो गया। तो जिन लोगों का राज समाप्त हुआ वो लोग सारे देश भर में राज करने वाले लोग वो नागलोक थे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा पुरखा जो है सम्राट अशोक। देखो, एक तो राजा होता है और 1000-2000 राजाओं का मिलकर सम्राट होता है। ये भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। सम्राट कोई छोटी मोटी चीज है। 1000-2000 राजा होते हैं ना, वो सारे लोग मिलकर सम्राट होता है। तो अशोका जो है वो इतना बड़ा सम्राट था और वो भी वही था नाग। तो इसलिए उन लोगों के खानदान से रिलेटेड लोग हैं हम लोग। अगर हम लोगों का राज था तो वो राज करने का गुण हमारे लोगों के अंदर है, वो डीएनए है। तो इसलिए चुनाव के द्वारा अगर हम उन लोगों को चुनाव जीत कर भेजते हैं तो वो उस तरह का राज, जिस तरह का राज स्थापित होने के बाद समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। ये काम हमको करना चाहिए। जिन लोगों ने इस देश में बीजेपी बनाई, जिन लोगों ने इस देश में कांग्रेस बनाई, वो लोग ऐसा करने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो तो वो लोग हैं जिन्होंने समाज को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। जिन्होंने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा वो लोग ये काम करने वाले नहीं है। कौन सा काम? समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का कार्य वो लोग करने वाले नहीं है। ये काम करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई है और ऐसा काम करने वाले जो 83 पार्टियां भारत में हमने इकट्ठे की है और 83 पार्टियों ने मिलकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया देश में। उसमें 83 पार्टियां है और 83 पार्टियों के लोग इकट्ठा आए और उन्होंने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। उस राष्ट्रीय परिवर्तन का मैं कन्वेनर हूं, जिसके अधीन 83 पार्टी के लोग देश में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग सबसे अच्छी बात और सबसे अच्छा देश निर्माण करने की बात करने वाले लोग हैं, मगर हमारी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती नहीं है। कमजोरी क्या है? ये बात भी हम लोगों को समझना जरूरी है। हमारी कमजोरी क्या है? हमारी कमजोरी ये है क्योंकि हम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, सबसे अच्छी विचारधारा हमारी है, हम अच्छा काम करने की तमन्ना रखते हैं और इस तरह का इलेक्शन मैनिफेस्टो, पार्टी मैनिफेस्टो हमारे पास है, मगर हमारी आवाज लाखों
करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का जो मामला है वो मीडिया हमारे पास नहीं है। मीडिया जिन लोगों के पास है उन लोगों की आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं। उनके पत्रकार हैं, उनके संपादक हैं और उसको डेली चलाने के लिए करोड़ों रुपया लगता है, छपाई करने के लिए लगता है, चैनल चलाने के लिए लगता है। तो बहुत बड़े पैमाने पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिनकी संख्या केवल 3.5% है, उनकी आवाज डेली करोड़ों लोगों को पहुंचाती है। उनकी आवाज गलत बातें कहते हैं, गलत बात कहने के बावजूद भी उनकी आवाज ज्यादा लोगों तक जाती है। तो ज्यादा लोगों को क्या लगता है, बताना चाहता सैद्धांतिक बातें बताने के लिए ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये बातें आपको कांग्रेस वाले बताने वाले नहीं है, ये बातें बीजेपी वाले बताने वाले नहीं है, क्योंकि उनका लक्ष्य अलग है, उनका उद्देश्य अलग है, उनका मकसद अलग है। वो लोग अल्पसंख्यक लोगों की बहुसंख्यक लोगों पर राज स्थापित करना चाहते हैं। माइनॉरिटी की गवर्नमेंट वो मेजॉरिटी लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की संख्या देश में 85% है, क्षत्रिय लोगों की संख्या 6% है, तो 91% तो हम लोग हैं। तो 91% लोगों पर वो 3.5% लोग हैं, वो 3.5% लोग जो, अगर आपका दूसरा नंबर आ गया, आपका तीसरा नंबर आ गया, आपका चौथा नंबर आ गया, तो भी आपके समर्थन में लाखों लोग होंगे। वो लाखों लोग चुनाव हारने के बावजूद भी आपके समर्थन में होंगे। और जब आप पुलिस चौकी में टेलीफोन करोगे, जिलाधिकारी कार्यालय में टेलीफोन करोगे और कहोगे मैं फला फला बोल रहा हूं, तो पुलिस वाला बोलेगा कौन बोल रहे हो? अरे वो मैं जो चुनाव हारकर मेरा दूसरा नंबर आया था ना, दूसरा नंबर आया था ना, वो दूसरे नंबर वाला हो। जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस वालों को बोल रहे हो, अरे वो चुनाव में दूसरे नंबर पर आया था, वो बोल रहा हूं। तो पुलिस वाला क्या बोलेगा? नमस्ते सर, मैं आपका आवाज पहचाना नहीं सर, पार्टी को हम खड़ा कर रहे हैं। वाम से जिलों में आंदोलन करने वाला संगठन है और उतने ही में पार्टी खड़ी होगी। मैं आपको आखिरी किस्सा बताकर खत्म कर देता हूं। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन चलाया। आंदोलन का नाम था अंग्रेजों चले जाओ, अंग्रेजों चले जाओ। अंग्रेजों को गांधी जी ने कहा 9 अगस्त 1942 को, 47 को चले गए, 47 को चले। इसलिए ये जो छेला गांव का संगठन गांधी जी का था, वह वैसा ही खड़ा कर दिया और 2030 तक वैसा ही आंदोलन देश में खड़ा होने जा रहा है। दोबारा चले जाओ बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। और आप लोगों का राज, इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप राज संभालने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच हैं तो ट्रेनिंग करिए राज कैसे किया जाता है। तालुका पंचायत में अपना ट्रेनिंग करिए, जिला पंचायत में अपना ट्रेनिंग करिए और तालुका पंचायत और जिला पंचायत में देश को कैसे चलाया जा सकता है बेहतर का ट्रेनिंग लीजिए। कल भविष्य में देश भी आपको चलाना पड़ सकता है। ये अनुभव और ये तजर्बा ले लीजिए। इस तरह की तैयारी हम लोग कर रहे हैं।
इस तैयारी का एक उदाहरण आप देकर समाप्त करता हूं। काशीराम जी ने ऐसे ही चलाया था, उनको ज्यादा उम्र नहीं मिली, मगर मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश की बना कर गए थे। और जब तक जीवित रहे काशीराम जी, प्रधानमंत्री कौन बन सकते हैं अखबार वाले लिखते थे, कौन आदमी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए लिया जा रहा है। तो जब तक जीवित थे काशीराम जी का नाम चलता था। अखबार वाले, वो काशीराम जी जब तक जीवित थे तो अखबार वाले लिखते थे, काशीराम जी का भी नाम चला है। समझ रहे ना? वो आंदोलन हम लोग खड़ा कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम उन संभावनाओं में शामिल हो जाएंगे जिन संभावनाओं की काशीराम जी के दौरान चर्चा हुआ करती थी, वो आंदोलन चला रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को ये अनुरोध करता हूं कि इस पार्टी को और आने वाले समय में जो 19 तारीख का चुनाव है उसमें राज शेखावत जी को ये मानकर चलिए कि भविष्य में राज करने वाली पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे रहे हो। ऐसा आप करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि कल मेरी बिहार में सभा है। कहाँ हूँ आप? अभी कहाँ हो? अभी बहुत रिमोट एरिया में हूँ, मगर कल मेरी सभा बिहार में बोध गया के आगे औरंगाबाद है, वहां जाना है। तो आप अंदाजा लगाओ कितना दूर है। इमीडिएट जाना होगा, तो जाकर के मैं कल बुद्ध की जो बोध गया है वहां पर कार्यक्रम है। धन्यवाद।